आपने जो महाकवि विद्यापति का बायोपिक सृजनहार पे जो आपने उपन्यास की रचना की है, और संयोग से मैंने उस उपन्यास को पढ़ा है, और मुझे कभी यह नहीं लगा कि ये उपन्यास उबाऊ हो रहा है, जबकि बहुत ही मोटा है। तो उस समय खंड में आप लोगों को ले जाती है, और विद्यापति जो एक क्रिएटिव जीनियस है, और उसको का जो लोक के प्रति चेतना है, उस चेतना को भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने आत्मसात किया है। आपके अंतस में विद्यापति बैठा है। जब आप लिख रही है, मेरे जैसे सामान्य आदमी को इस तरह की अनुभूति होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो पता है कि लेखक तभी लेखक होता है, और उसमें भी आत्मकथात्मक लेखन जब करते हैं तो परकाया प्रवेश करते हैं। तो आपने सही कहा कि विद्यापति मेरे अंतस में बैठे हैं। परकाया मैंने प्रवेश किया विद्यापति का, विद्यापति बन गई। ये ऐसे ही नहीं होता है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि विद्यापति पर अगर कुछ लिखना होगा आत्मकथात्मक तरीके से, तो कैसे लिखना होगा? उनके अंदर ही तो प्रवेश करना पड़ेगा। तो लेकिन परकाया प्रवेश सिर्फ उनके गीतों के माध्यम से तो नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने विद्यापति द्वारा लिखा हुआ जो संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और मैथिली, सभी उनकी विधाओं को, जिसमें नाटक है, जिनमें कथाएं हैं, जिनमें भू परिक्रमा जो है वो तो एक तरह से टूरिज्म की किताब है, और मैथिली में मात्र गीत है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ा विद्यापति के समकालीन या उनके तुरंत पहले के जो मैथिली लेखक थे। फिर मैंने पढ़ा उनके ऊपर जो काम हुआ है, उस काम को मैंने पढ़ा, और तब उस हिसाब से मैंने देखा कि विद्यापति मैं कैसे बन गई। अब फिर एक तरह से सच में जो परकाया प्रवेश करके ही मैंने विद्यापति को लिखा, और तभी मैं विद्यापति के ऊपर जो, वो तो जीवित किंवदंती थे, तो उस किंवदंती का आधार आज अगर विद्यापति होते और उनसे पूछा जाता कि आप बताइए कि क्या उगना के रूप में सचमुच शिव आए थे, तो विद्यापति क्या कहते? तो विद्यापति क्या कहते? वो तो मैं कह रही हूँ ना कि भाई उगना शिव ही आए थे, कि किसी भी अनाथ बालक को लिखा हुआ है कि अनाथ बालक था। वो विद्यापति ने लिखा कि वो अनाथ बालक, कई गीतों में है ये चर्चा कि एक अनाथ अकिंचन बालक था। तो अनाथ अकिंचन बालक जो था उसको उन्होंने शिव माना। एक कवि का हृदय था उस कवि ने, और वो राजसी कवि था। वो कवि साधारण वस्त्र पहनने वाले नहीं थे, राजसी थे। तो राजसी कवि उसको मान रहा था शिव, लेकिन सारी दुनिया उसको शिव नहीं मान रही थी। ये हमारा मन था, क्योंकि ये मैं विद्यापति में। फिर दूसरी किंवदंती एक है, बहुत सारी किंवदंतियाँ उनके विषय में है, लेकिन एक दूसरी ये है कि गंगा उनके कारण चली आई उनके पास। वो बैठ गए वहाँ, कहा कि हम सिमरिया नहीं जाएंगे। गंगा को अगर मुझको आत्मसात करना है अपने आप में, तो आए, मुझे ले ले अपने गोद में, और वो बैठ गए। सो जीवन भर हमने गंगा स्तवन किया, आज मैं क्यों जाऊँ उसके पास? अब वो आए और वो बैठ गए हैं। तो मैं अगर विद्यापति होती और मुझसे कोई पूछता, तो मैं यही कहती विद्यापति के रूप में कि भाई ये पहले से यहाँ लाइन बना रही होगी गंगा आने के लिए, लेकिन ये लाइन जो है वो पूरी नहीं होती तब तक जब तक गंगा आ नहीं जाती। और ये झूठ मूठ की कथा है। हम होते विद्यापति तो हम ऐसा कहते। यही बात है। विद्यापति की आपने बीच में एक व्यवस्था दिखाई है कि बिटवीन द किंग्स, बिटवीन द क्वींस एंड द किंग्स, वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। और हमको लगता है कि गार्जियन की तरह आपने जो दिखाया है कि जो किंगशिप में अगर कहीं कोई डिसऑर्डर होता है या कुछ होता है, वो अपने कर्तव्य को नहीं करते, तो विद्यापति बहुत विचलित होता है। यह जो विचलन है उसके बारे में आप क्या कहना है? हाँ, तो यही है कि विद्यापति जो हमारे वो राजा थे, राजा शिव सिंह, और उनकी वो रानी लक्ष्मा जो थी, जो कि विद्यापति के गांव की लड़की थी,
तो इन दोनों के साथ विद्यापति का आत्मीय रिश्ता था, क्योंकि शिव सिंह उनके बाल सखा थे। बाद में वो राजा हो गए और ये तो जैसे जो थे वही रहेंगे, कवि और एक तरह से सलाहकार। तो विद्यापति, मगर राजा तो राजा होता है ना, वो चाहे आपका कितना भी बड़ा मित्र है, तो जब सिंहासन पर होता है तो वो आपका मित्र थोड़ी होता है। राजा तो किसी का मित्र नहीं होता है जब वो सिंहासन पर होता है। और उसके बाद जैसे राजा ने कई शादियां की थी, विद्यापति की भी 2 शादियां थी और उस समय ये होता था, और किसी से संतान राजा को नहीं थी। उसके बाद उनकी जो ये पत्नी थी लक्ष्मा, जो इनके गांव की थी, वो शिक्षिता थी, वो खुद कवित्री प्रकार की थी, भक्त थी, हर तरह से समझदार थी। तो उस रानी लक्ष्मा और राजा के बीच जो कुछ भी होता था, रूठ मान मनोवल, वो सब गीतों में, कविताओं में लिखा हुआ है। ये सब विद्यापति देखते थे। तो ये एक अलग व्यवस्था थी कि राजा और रानी के बीच का जो कुछ होता था, या जो मित्र और राजा के बीच का अंतर, ये एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था आप जो कह रहे हैं, आपको याद होगा या आप इसको समझ रहे होंगे कि राजा जो थे वो हमेशा, उनका तो मन थे छोटे राजा, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा तन के खड़े हो जाते थे नवाब के खिलाफ या जो शहंशाह था उसके खिलाफ। तो ऐसी अवस्था में अपने मित्र राजा को वो कैसे बचाएं, मिथिला को उसके कोप से कैसे बचाएं, क्योंकि उनको ये समझ थी और वो गंभीर इस मामले में थे। उनको पता था कि वो नहीं उनके सामने तन के खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से वो किसी तरह अपने मित्र राजा को भी बचाते थे, मिथिला को भी बचाते थे, और कोप नहीं होने करने देते थे। ये उनका गुण था, क्योंकि वो कवि भी तो थे। आप बताइए, विद्यापति को तो आपने कहा ही और सत्य भी है कि मैथिली में उन्होंने पदावलियाँ ही केवल लिखी, गीत लिखे। तो अब हमें बताइए कि जो फिर भी लोक के कारण विद्यापति ज़्यादा जाने जाते हैं, तो मैथिली लोक और मैथिली मिथिला के शास्त्र दोनों में क्या अंतर है और क्या सामंजस्य आपको लगता है? मिथिला तो लोक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मिथिला जो है लोक है, क्योंकि विद्यापति के लिखने के अनुसार मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि मिथिला के वो छोटे आदमी नहीं थे विद्यापति। उनके पिता, उनके दादा सभी राजाओं से जुड़े हुए थे, बल्कि एक ही परिवार लगभग था उन दोनों का, जुड़े हुए थे। तो राजसी थे। राजसी होते हुए भी वो लोक परंपरा के वाहक थे। संस्कृत छोड़ के लोक भाषा में वो लिखने लग गए। तो ये सब छोटी बात नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि विद्यापति लोक से उतने ही संपृक्त थे जितने क्लासिकल संस्कृत भाषा, संस्कृत तौर तरीका। आप इतना गौर कीजिए कि सिर्फ वो उच्च जाति वर्ग की बात नहीं करते थे गीतों में। जो पिया मोर बालक हम तरुणी, ये ब्राह्मणों में नहीं होता होगा। ये मैं समझ रही हूँ कि ये ब्राह्मणों, क्योंकि वो ब्राह्मण थे उच्च कोटि के, और ब्राह्मणों में ये नहीं होता होगा। ये होता होगा जो खेतीहर मजदूर वर्ग हैं उनमें होता होगा ये, क्योंकि जिस तरह के मनुष्य को लेके वो बाजार गई है, लोग पूछ रहे हैं कि कौन है तुम्हारा, ये तो अब मैंने ब्राह्मण की और राजाओं की स्त्रियां नहीं जाएंगी बाजार। वो तो विद्यापति जरूर कल्पना कर रहे हैं। तो वो लोक के कवि भी थे, इतना आप देखिए, क्योंकि व्यवहार और संस्कार दोनों गीत उन्होंने लिखा है। तो व्यवहार गीत कैसे लिखा है? लोक के व्यक्ति थे तभी तो। अच्छा, एक बात हमें बताइए, आपने बहुत अच्छा कहा कि मिथिला में लोक और शास्त्र अलग अलग नहीं है। मैं बोलता हूँ बाइनरी अपोजिशन नहीं है, बाइनरी सपोजिशन है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर लोक और शास्त्र अलग अलग नहीं है, तो विद्यापति से कम रचना करने के बाद भी अयाची को लोगों ने इतना हाइट पे चढ़ा दिया और विद्यापति के बारे में लोग साइलेंट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, लोगों का ये कारण हो सकता है कि विद्यापति चूंकि राजसी थे, कुछ भी थे तो राजसी, राजाओं के बगल में खड़े रहते थे वो। राजा से ज़्यादा विद्यापति की चर्चा है
राजसी के रूप में। अयाची राजसी नहीं थे, अयाची थे। विद्यापति अयाची नहीं थे, वो देने वाले थे। तो लोक परंपरा की बात ये जरूर है कि लोगों को सहानुभूति होती है ऐसे कवि से जो कवि आपके हाथ से छूने से छुआ जाए। विद्यापति को आप छू ही तो नहीं सकते। अपने समय में भी विद्यापति को नहीं छू सकते थे, वो राजसी कवि थे। लेकिन शास्त्रज्ञों ने तो उनको मान्यता नहीं दिया, इसीलिए नहीं दी शास्त्रज्ञों ने। पक्षधर मिश्र ने तो उनको उपाचार्य तक बनने नहीं दिया। वो तो ठीक है, वो तो उसी उनका वो तात्कालिक बात है। वो तात्कालिक बात है कि संस्कृत से हट के वो लोक भाषा में आ रहे थे। तो ये तो विद्यापति और उसके बाद भी हुआ है, तुलसीदास के साथ ये बात हुई है। जो लोक भाषा की ओर आएगा उसको, क्योंकि जो पंडित हैं, ये कुछ मैं कड़ी बात कहना चाहती हूँ, कहिए, कि जो पंडित हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसको समझें जो हम। तो इसका मैं रोक रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लोक और शास्त्र में फिर अंतर स्पष्ट है। अंतर शास्त्र वाले थोड़ा चढ़े हुए रहते हैं या अपने को महान समझते हैं, लोग को कहीं न कहीं तुच्छ समझने का भ्रम है उनके मन में। मेरा ये कहना है कि शास्त्र तो लोक से अलग अगर है तो लोक से छुपाते क्यों है? शास्त्र में क्या बात है? मान लीजिए वेद सबसे प्राचीन शास्त्र है, उसमें क्या है? प्रकृति वर्णन है, जो क्या होने वाला है वो है, जो राजसी झंझट है वो है। तो वही न है, ये सुन के क्यों नहीं लोग नहीं समझता है? वो भी समझता है, लेकिन ये भ्रम पैदा कर, वही आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा है कि भ्रम पैदा करते हैं। आप लोग को जानने ही नहीं दीजिएगा तो भ्रम। और उस शास्त्र में लिखा हुआ है संस्कृत में, बड़े सुंदर संस्कृत में, कि अब धरती माता में ऐसे करके बीज गई, अब अंकुर हुआ, अब अंकुर बढ़ा, अब 2 पत्ती 4 पत्ती 8 पत्ती हुआ, अब धान आया, अब धान में गर्भवती धान हुआ। यही सब संस्कृत में लिखा है वेदों में। ये आप जो कह रहे हैं क्या लोग नहीं जानता है? जानता है। आप उसको संस्कृत से आतंकित करते हैं। तो शास्त्रज्ञ जो हैं वो चाहते नहीं हैं कि दूसरे लोग सचमुच समझें कि शास्त्र में है क्या। और विद्यापति ने उसको खोलने की कोशिश की तो उनको रोका गया। विद्यापति ने उसको नहीं खोला। ये मैं अभी भी कहती हूँ, अगर फिर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं ये कहूँगी कि विद्यापति ने शास्त्र को खोला नहीं, उन्होंने एक अलग, क्योंकि वो सहज ज्ञानी हो गए, सहज भाव से उन्होंने बताया, लोग को शास्त्र से अपनी ओर ले आए लौटा के।